वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम थ्योरीज ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पावर के रिलेटेड थ्योरीज की बात करते हैं, बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने पावर के बारे में बात की है। यहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखते हैं, मैक्स वेबर का थ्योरी देखते हैं, बहुत सारे फंक्शनल थ्योरिस्ट भी है और यहाँ पर हम कुछ एलिट थ्योरीज भी देखते हैं पावर को लेकर। हम यहाँ पर आज 6 थिंकर को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो 6 थिंकर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें हम अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं। इनका जो पावर के बारे में जो थ्योरीज देते हैं, इनमें हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज हमारे दिमाग में एक साथ चलते हैं। तो इस वजह से ये जो क्लास है, इसको मैं 6 अलग अलग क्लासेस में ना कराकर एक साथ इकट्ठा 6 थिंकर को एक साथ कराने वाला हूं, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है इस पावर को लेकर, पावर के थ्योरीज को लेकर, वो खत्म हो जाए। और इसका जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पीडीएफ के बगैर ये क्लास को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसको समझ पाना सिर्फ आप समझ पाओगे, लेकिन नोट्स के बगैर इसको देखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस वजह से इसका पीडीएफ भी मैं फ्री में अवेलेबल कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब ये सारे थ्योरिस्ट के अलावा भी हम एलिट थ्योरीज ऑफ पावर देखते हैं। यहां पर हम विल्फ्रेडो पेरेटो, सी राइट मिल्स जैसे थ्योरिस्ट देखते हैं, और इनका क्लास मैंने ऑलरेडी करा दी है। अगर आप लोगों को एक और क्लास चाहिए जहां पर मैं सारे एलिट थ्योरीज को कंबाइंड कर दूंगा, तो आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन पे, तो मैं उसका भी एक अलग क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज यहां पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है पावर के रिलेटेड, उनको मैं यहां पर कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पावर बेसिकली होता क्या है। हम पावर के रिलेटेड तो थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर पावर क्या है इसको हमें पहले जानना होगा। पावर को हर एक थिंकर ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ओवरऑल हमें एक पावर का कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ना होगा। पावर एक एबिलिटी को कहा जा सकता है। कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी एक ग्रुप का एक एबिलिटी को हम नॉर्मली पावर कहते हैं। अब ये एबिलिटी किस तरीके का होगा? ये एबिलिटी उस तरीके का होगा कि वो बाकी सारे जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके। उनका जो बिहेवियर है, उनका बिहेवियर को अगर कोई एक इंसान बदल सके अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से उनका बिहेवियर को अगर बदल सके, वो उसको हम कहते हैं पावर। अब पावर में जो भी लोगों को बातें मनवाई जा रही है, उनके इच्छा के हिसाब से, या फिर वो लोग चाहे या फिर ना चाहे, उनको वो सारी चीजें फॉलो करनी ही पड़ेगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारी नोटबंदी। इंडिया में जब नोटबंदी हुआ था, या फिर कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, यहां पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप लोगों का लॉकडाउन लग जाएगा, तो यहां पर हर किसी को यह चीज मानना ही पड़ रहा था। वो चाहे या फिर ना चाहे, उनको वो सारी चीजें फॉलो करना पड़ रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ पावर होते हैं, वो पावर वो यूज कर रहे थे। तो इस वजह से हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं ये पावर, हर जिसके पास पावर होता है वो उसके पास कुछ एबिलिटीज होता है, वो बाकी लोगों को किस तरीके से बिहेव करने में मजबूर करेगा। जैसे आप अपने घर में भी देख सकते हो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हिसाब से, उनके बातों के हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें पावर है। इस वजह से हम घर से लेकर बड़े एक ग्लोबल व्यू की तरफ भी देखेंगे, तो यहां पर हर जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक इंसान या फिर ग्रुप के पास कुछ ना कुछ पावर दिखाई देता है। अब ये जो पावर है, पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे और भी टर्म है, पावर के जैसे टर्म है जिनको हम अमूमन पावर समझते हैं। जैसे यहां पर हम देखते हैं ऑथोरिटी, प्रेस्टीज, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। ये सारे टर्म्स पावर से थोड़े अलग है। अब इसके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी
पावर का जो एक क्लास है वहां पर मैंने ये सारे चीजें कवर करा दी है कि ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से अलग है और इनके बीच में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सारी चीजें नहीं समझाऊंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पावर के साथ बहुत सारे टर्म्स को हम अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं, उनको हमें डिफरेंशिएट करना होगा और वो सारे टर्म थोड़ा अलग है पावर से। अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जहां पर हम अलग अलग थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। यहां पर बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे। यहां पर पहला जो हमारा थ्योरिस्ट है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर पावर एंड डोमिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पावर और डोमिनेशन को एक साथ मिक्स करके नहीं समझाया था। उनके हिसाब से पावर और डोमिनेशन ये दोनों अलग है। उन्होंने पावर और डोमिनेशन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। यहां पर मैक्स वेबर के हिसाब से पावर जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है और डोमिनेशन जो है वो एक स्पेसिफिक फेनोमेना है। अब जनरल कॉन्सेप्ट यानी कि पावर हमें हर जगह पर देखने को मिलती है, एक हर जगह पर हमें पावर का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। लेकिन डोमिनेशन जो है वो एक अलग तरीके का चीज है, जहां पर कोई एक मास्टर होता है या फिर कोई एक ऊपर का इंसान होता है जो नीचे बसे हुए इंसान को डोमिनेट करता है। अब देखते हैं एक एक करके पावर क्या है और डोमिनेशन क्या है मैक्स वेबर के हिसाब से। मैक्स वेबर पावर को डिफाइन करते हैं। उनके हिसाब से ये जो पावर है वो है एक्टर के कुछ चांसेस। वो जब लोगों को बात मनवाने की कोशिश करेगा, वो अपने हिसाब से लोगों का बिहेवियर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उनके खिलाफ भी अगर कोई भी एक इंसान रेजिस्ट कर रहा है उस तरीके से बिहेव करने में, उसके खिलाफ भी अगर कोई एक इंसान उनसे बात मनवा रहा है, तब उस चीज को हम पावर कह सकते हैं। ये कहते हैं मैक्स वेबर। जैसे अभी हमने लॉकडाउन का एग्जांपल लिया है, ज्यादातर लोगों को ये लॉकडाउन अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उनको ये सारी चीजें मानना पड़ रहा था क्योंकि यहां पर जो एक्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने पावर का यूज किया था। अब ये जो पावर है, पावर डिग्री के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि कितना ज्यादा या फिर कितना कम पावर इंपोज किया गया है। अब जो भी इंसान के ऊपर ये पावर इंपोज किया जा रहा है, वो कितना मानता है इस चीज को, कौन से इंसान के ऊपर वो पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है, ये भी डिपेंड करता है। जैसे हमने लॉकडाउन की बात की है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात बताता है तो इंडिया के जो लोग हैं उनको वो चीज मानना पड़ता है। लेकिन यहां पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लोगों को यह बात नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि वो इस पावर के एरिया से बाहर है। तो यहां पर पावर डिपेंड करता है कि किनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है और जिनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं। जैसे अगर हम अंबानी, अदानी इनकी बात करेंगे तो उनके पास एक सेपरेट पावर है। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात बताते हैं तो वो लोग किस तरीके से फॉलो करेंगे, वो अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देंगे। तो ये पावर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है। अब देखते हैं डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट। डोमिनेशन को हमें समझने के लिए यह समझना होगा कि डोमिनेशन में कोई भी एक ऊपर वाला एक इंसान होता है या फिर जिसको हम मास्टर कह सकते हैं। जब भी मास्टर लोगों के ऊपर पावर इंपोज करेगा तब इसको हम डोमिनेशन कहते हैं। अगर उसको अपने हिसाब से बातें मनवानी है तब इसको डोमिनेशन कहा जाता है। डोमिनेशन बेसिकली एक लेजिटिमेट ऑथोरिटी है, यानी कि हम पहले से ही किसी एक इंसान को पावर दे देते हैं कि आप हमारे लिए लेजिटिमेट ऑथोरिटी हो और आप हमारे ऊपर पावर अप्लाई कर सकते हो, आप हमको कुछ कमांड दे सकते हो। अब यहां पर कुछ कमांड्स दिए जाते हैं ऊपर से और उनको हमें मानना पड़ता है, तब इस चीज को हम कहते हैं डोमिनेशन। पावर एक अलग कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है, हर किसी के पास पावर होता है, लेकिन डोमिनेशन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन डोमिनेशन में हमें चीजों को मनवाया जाता है, हमें चीजों को करने में मजबूर किया जाता है। अब यहां पर जब हम पावर और डोमिनेशन की डिफरेंस की बात करते हैं, अब यहां पर पावर हमें राइट टू कमांड नहीं देता है, यानी कि हमें कोई भी एक चीज करना के लिए मजबूर
हो जाऊंगा, ये इस तरीके का बातें नहीं बताई जाती है। यानी कि पावर हर किसी के पास होता है, वो कब यूज करेगा कब नहीं, ये सारी चीजें अलग चीज है। यानी कि यहां पर कोई राइट टू कमांड की बात नहीं की जा रही है। लेकिन जब डोमिनेशन की बात की जा रही है, ये जब अप्लाई होगा किसी भी एक इंसान के ऊपर या फिर ग्रुप के ऊपर, तब उस चीज को हम डोमिनेशन कहेंगे। यहां पर लोगों का विलिंग लेकर किस तरीके से बिहेव कराया जाएगा, उसको डोमिनेशन कहा जाता है। यानी कि पावर हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, लेकिन डोमिनेशन में जब कोई भी एक चीज को अप्लाई किया जाएगा, जब लोगों को चीजें करने में मजबूर किया जाएगा, तब उसको कहा जाता है डोमिनेशन। इस वजह से पावर और डोमिनेशन, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैक्स वेबर डोमिनेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बताते हैं। वो दो तरीके का डोमिनेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। एक डोमिनेशन है रेशनल एंड कैलकुलेटिव गाइड ऑफ इंटरेस्ट इन वंस फेवर, और दूसरे तरीके का जो डोमिनेशन है वो है वर्च्यू ऑफ अथॉरिटी। अब ये दोनों चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले तरीके का डोमिनेशन है वो एक रेशनल तरीके का चीजें है। यहां पर आपसे चीजें बातें मनवाई जाएगी। यहां पर जो एक्टर है या फिर जो भी लोग हैं वो अपने हिसाब से चीजें आपके ऊपर थोपेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि ये सारे चीजें आपके लिए सही है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट के केस में देखते हैं कि कोई भी एक चीज को जब एडवर्टाइज किया जाता है, जैसे आप मान लो आईफोन बहुत अच्छा है, इसका फीचर्स बहुत सारे हैं और ये लाखों में बिकता है, तो यहां पर आपको वो कंपनी बता रहा है कि आपके लिए ये सारी चीजें सही है, आपको एक रैशनल व्यू दे रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि ये चीजें आप लोग खरीदो। तो ये जो पावर है ये एक अलग तरीके का पावर है, जहां पर लोग अपनी बात मनवाते हैं। यहां पर उनके फेवर में, उनके पक्ष में उनका बात को मनवाने की उनके पास कुछ पावर है। और दूसरे तरीके का जो पावर है वो है बाय वर्च्यू ऑफ अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी है, यानी कि जिसके पास लेजिटिमेट पावर है, जिनको अथॉरिटी बना दिया गया है, वो जब एक्सरसाइज करते हैं, वो एक अलग तरीके का डोमिनेशन है। पहले तरीके का जो डोमिनेशन है, यहां पर इस तरीके का डोमिनेट किया नहीं जाता है कि आपको करना ही होगा, लेकिन आपको मजबूर किया जाता है, आपको इस तरीके से मनाया जाता है कि आप वो चीज को सही मानते हो। लेकिन दूसरी तरीके का जो डोमिनेशन है, यहां पर माना जाता है कि आपको करना ही होगा चीजें। यहां पर आपके ऊपर डायरेक्टली चीजें एक्सरसाइज की जाती है। और ये जो अथॉरिटी है ये लेजिटिमेट पावर होता है, जहां पर हम लोगों के पास कुछ पावर दे देते हैं। जैसे हमारे लीडर्स, उनके पास डायरेक्ट पावर होता है हमें कुछ ऑर्डर देने के लिए। और जब हम एड कंपनी या फिर कोई भी अलग अलग कंपनीज की बात करते हैं, तो उनके पास पावर होता है हमें रैशनल तरीके से चीजों को समझाने के लिए और हमें मजबूर करने के लिए कि हम उनका प्रोडक्ट खरीदें। अब यहां पर जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं, मैक्स वेबर 3 तरीके का अथॉरिटी की बात करते हैं। रैशनल लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी, जहां पर हम लीगल तरीके से अथॉरिटी को गेन करते हैं, जैसे इलेक्शन के जरिए लोगों को चूज करना, हमारे लीडर्स को चूज करना। जब हम रैशनल तरीके से हमारे लीडर्स को चूज करते हैं, या फिर एग्जाम के द्वारा जब पुलिस ऑफिसर्स, IAS को हम वो लोग इलेक्ट होते हैं या फिर उनको जब जॉब मिलती है, वो एक रैशनल लीगल तरीका है। यहां पर जो भी लोग हैं उनके पास लीगल पावर है, वो आपके ऊपर कुछ चीजें इंपोज कर सकते हैं। फिर जो अथॉरिटी है वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हम ट्रेडिशनल तौर तरीकों से चीजों को समझते हैं। जैसे आपके परिवार का जो बड़े बुजुर्ग है, उनके पास कुछ पावर है, वो जो अथॉरिटी है वो आपको कोई भी चीज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप किस तरीके से बिहेव करोगे वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। इसके अलावा भी जो राजा महाराजाओं का सिस्टम था, वो भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी का था। यानी कि जो राजा का बेटा है वो ही बाद में जाकर राजा बनेगा। इस तरीके का जो ट्रेडिशन है, इसको हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं, जो टाइम टू टाइम सेम तरीके से चलता ही जाता है। फिर जो तीसरे तरीके का अथॉरिटी है वो है करिज्मेटिक अथॉरिटी। जब किसी एक इंसान के पास कुछ हीरोइक पावर या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाता है, तब उसको हम करिज्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया का
जो महात्मा गांधी है उनको हम एक करिज्मेटिक लीडर कह सकते हैं, इस वजह से उनको हर कोई मान रहा था। तो ये जो अथॉरिटी होता है ये एक करिज्मेटिक अथॉरिटी होता है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, इनके पास कुछ करिज्मेटिक पावर था जिसके वजह से उनको बाकी सारे लोग फॉलो कर रहे थे। अब ये तीन अथॉरिटी के बारे में मैक्स वेबर ने बात की है और इसको उन्होंने डिटेल में हर उनका जो भी पावर का कॉन्सेप्ट है हर जगह पर इस अथॉरिटी को यूज किया था। अब हम देखते हैं सेकंड थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में। कार्ल मार्क्स क्लास एंड पावर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने आपने जो भी थ्योरीज दी है वहां पर उन्होंने क्लास और पावर के बारे में ही बात की है। कार्ल मार्क्स का जो सेंट्रल कॉन्सेप्शन है वो है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रहता है और जो दो ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इसके वजह से ही हमारी सोसाइटी में बदलाव आता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। वहां पर दो तरीके का क्लास है, एक है बोर्जुआ जिनको हम हैब्स कहते हैं या फिर रूलिंग क्लास कहते हैं, दूसरे है प्रोलेटेरिएट जिनको वर्किंग क्लास या फिर हैव नॉट कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये जो दो क्लास है, ये दो क्लासेस के बीच में हमेशा कॉन्टिन्यूअसली एक स्ट्रगल चलता रहता है। यहां पर जो बोर्जुआ क्लास है यानी कि जो रूलिंग क्लास है उनके पास पैसा होता है, उनके पास कैपिटल का पावर होता है, उनके पास फैक्ट्री का ओनरशिप होते हैं। तो इस वजह से वो लोग बाकी सारे वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनको डोमिनेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं। यहां पर कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो दो क्लास है इनके बीच में रिलेशनशिप है एक्सप्लॉयटेशन का। जो बोर्जुआ है वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉयट करता है। यहां पर ज्यादा वक्त तक काम कराया जाता है वर्किंग क्लास से, या फिर ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको बहुत कम पैसों के बदले में उनसे काम कराया जाता है। इस तरीके से जो बोर्जुआ क्लास है वो प्रोलेटेरिएट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करता है। अब कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसके बारे में जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो बाद में जानेंगे, वो लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर वो लोग रिवॉल्ट करेंगे बोर्जुआ क्लास के ऑपोजिट में, और बोर्जुआ क्लास को वो लोग पावर से हटा देंगे और अपना खुद का एक पावर एस्टैब्लिश करेंगे। इस तरीके का जो पावर एस्टैब्लिशमेंट होगा इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी, जहां पर हर किसी का इक्वल हक रहेगा। तो यहां पर जो डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं और बोर्जुआ क्लास को पावर से हटा देने की भी बात करते हैं। वो अलग अलग रिवॉल्यूशन के स्टेजेस के बारे में भी बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जो डिटेल क्लास है वो आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल्स में और भी चीजें, प्रोडक्शन प्रोसेस, सारी चीजों के बारे में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जो भी थ्योरिस्ट का क्लास सेपरेट करके दी गई है, वो सारी चीजें भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को चीजें वहां से भी समझ में आ सके। अब जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ये थ्योरी है रॉबर्ट मिशेल का। रॉबर्ट मिशेल द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में बात करते हैं। उनका एक फेमस बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो बुक है वहां पर रॉबर्ट मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में बात करते हैं। अब ये जो थ्योरी है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा ओलिगार्की बेसिकली होता क्या है। ओलिगार्की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर पावर स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है कि हमारी सोसाइटी में, हमारा अगर कोई भी कंट्री हो या फिर कोई सोसाइटी हो, वहां पर जो पावर है वो कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर इस तरीके से घटना घटे, यानी कि जब पावर किसी कुछ लोगों के पास ही सिर्फ होगा और वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे ये बहुत सारे लोगों के ऊपर, तब उस तरीके का रूल को कहा जाएगा ओलिगार्की, या फिर इसको हम रूल ऑफ एलाइट भी कह सकते हैं। अब ये ओलिगार्की के बारे में रॉबर्ट मिशेल ने बात की है। उनके हिसाब से ये जो ओलिगार्की है ये एक आयरन लॉ जैसा है, यानी कि ये एक ऐसा कानून है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। हर सोसाइटी में, वर्ल्ड के किसी भी सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में ये ओलिगार्की हमें देखने को मिलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना ही डेमोक्रेटिक हो, कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी को कितना भी ज्यादा फॉलो कर रहा हो, हर जगह पर ये ओलिगार्की देखने को मिलता है। ये कहते हैं रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल के हिसाब से ये जो ओलिगार्की है ये इनएविटेबल है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। ये आयरन लॉ जैसा काम करता है, हर जगह पर
कोई भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहां पर भी हमें ओलिगार्की देखने को मिलता है, यानी कि कुछ ही लोग पावर में रहते हैं और कुछ ही लोग ही सिर्फ रूल करते हैं। ये बेसिकली एक टेक्टिकल और टेक्निकल नेसेसिटी भी है। ये रॉबर्ट मिशेल कहते हैं कि ये जो चीजें घटनाएं घटती है, ओलिगार्की हर जगह पर दिखाई देती है, ये एक टेक्निकल नेसेसिटी है, क्योंकि इसके अलावा हमारा सोसाइटी का जो पावर स्ट्रक्चर है वो बन ही नहीं सकता है। अब यहां पर जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की हम बात कर रहे हैं, यहां पर रॉबर्ट मिशेल बेसिकली जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो डेमोक्रेसी है इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो इस डेमोक्रेसी का जो लिमिटेशन है इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि जो जितना भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करे लेकिन इस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से बाहर नहीं निकल सकता। हम इंडिया के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इंडिया में तो नाम का डेमोक्रेसी है, लेकिन रूल करते हैं कुछ ऊपर वाले लोग, जिनके पास पावर होते हैं वो ही सिर्फ रूल करते हैं। अब इसी चीज को रॉबर्ट मिशेल कहते हैं, जहां पर हमारा जो ओलिगार्किक कैरेक्टरिस्टिक है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी हमें ये ओलिगार्की देखने को मिलेगा और ये टाइम टू टाइम और भी ज्यादा बढ़ता ही जाता है। और ये जो है ये हमारी सोसाइटी को और भी ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि जो भी इंसान लीडर पोजीशन पे जाकर पहुंचेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि वो नीचे आ जाए, तो वो अपना पावर को बजाय रखने की कोशिश करेगा। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करेगा कि वो वहां पर उनका एक अलग प्लेस बन जाए। यहां पर जो ओलिगार्किक कैरेक्टरिस्टिक है वो इस वजह से हमें डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है। अब मिशेल के हिसाब से ये जो पावर है ये स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल नेसेसिटी है। हमारे स्ट्रक्चर में ये चीजें बहुत जरूरी है और इसका एक फंक्शन भी है, क्योंकि इसके अलावा हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। अगर कोई भी इंसान पावर में पहुंचेगा और अगर उसका पावर फटाक से छीन ली जाएगी तो वो किस वजह से उस पोजीशन पे पहुंचेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक नेसेसिटी भी है कि हमारा पावर स्ट्रक्चर में लोग एक ऊपर के पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं और ओलिगार्की का जो रूल है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। अब मिशेल कहते हैं कि हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारा यहां पर डेमोक्रेसी है, हर जगह पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कि हम अगर मासेस के द्वारा रूल करना चाहेंगे, जो भी लोग हैं हर किसी का अगर बात मानेंगे या फिर उनके द्वारा रूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी मास या फिर पब्लिक है उनके पास ये सारे एक्सपर्टाइज नहीं होता है। जो भी लोग हैं वो सारे पॉलिटिकली इतने ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो लोग लीडरशिप नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से जितना भी हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, यहां पर मासेस या फिर पब्लिक के द्वारा रूल की बात करें, ये नहीं हो सकता। यहां पर पावर कुछ इंसानों के पास ही रहेगा। अब हमारे यहां पर एक कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। रॉबर्ट मिशेल कहते हैं कि बहुत जगहों पर यह माना जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा ये जो ओलिगार्की है इसको खत्म किया जा सकता है, हर किसी के पास पावर डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। हम इंडिया में देखते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लोकल लोगों के पास पावर दी गई है, यहां पर पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है। लेकिन मिशेल के कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो या फिर और कोई पॉलिसी हो, ये जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा पावर मिलता है, लेकिन उनका पावर उन तक ही सीमित रहता है। यानी कि अगर विलेज के लोगों को पावर दी गई है तो वो उन तक ही सीमित है। वो लोग जो सेंट्रल में जो लोग रूल कर रहे हैं उनको बदल नहीं सकते हैं, उनको इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर रॉबर्ट मिशेल का सिंपल कहना है कि ये जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है ये किसी भी फॉर्म में हो, इसको जितना भी बदलने की कोशिश की जाए ये कभी भी खत्म नहीं होगा और ये चलता ही जाएगा। यहां पर कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा इस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को
ओलिगार्की का जो इफेक्ट है इसको कम किया जा सकता है और जो डेमोक्रेसी है इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, फिर क्रिटिसिज्म, लीडरशिप को कंट्रोल करना मासेस के द्वारा, ये सारी चीजों के द्वारा डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है और इसको थोड़ा स्ट्रेंथ किया जा सकता है, लेकिन आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्टीवन ल्यूक्स का। स्टीवन ल्यूक्स पावर एंड ह्यूमन एजेंसी के बारे में बात करते हैं। उनके हिसाब से पावर एक अलग कॉन्सेप्ट है और पावर जो है वो हमें ह्यूमन एजेंसी में देखने को मिलती है। हर इंसान में, हर ह्यूमन एजेंट में ये पावर हमें देखने को मिलता है। अब स्टीवन ल्यूक्स का जो ये थ्योरी है ये बाकी सारी थ्योरीज से थोड़ा अलग है। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ा है वहां पर देखे है कि पावर किसी ना किसी एक ग्रुप या फिर इंडिविजुअल के पास पावर होता है, लेकिन स्टीवन ल्यूक्स कहते हैं कि पावर हर इंसान के पास होता है। कोई भी एक इंसान के ऊपर जितना मर्जी पावर इंपोज कर लिया जाए, उसका खुद का कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसके पास कुछ ऑप्शन या फिर ऑल्टरनेटिव होते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जो इंसान पावर में है वो उसका पास भी कुछ ऑल्टरनेटिव होगा बिहेव करने के लिए या फिर एक्शन करने के लिए, और जिसके ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही है उनके पास भी बिहेव करने का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। यहां पर स्टीवन ल्यूक्स ह्यूमन एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि हर किसी का कुछ नीड्स या फिर कुछ बिलीफ सिस्टम होता है, वो इंसान उस हिसाब से बिहेव करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है और वो पॉलिसी में अगर ये कहा जाए कि आज से रिलीजन बैन्ड है, रिलीजन को आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फॉर्म में लोग इसको मानेंगे। जैसे अलग अलग कंट्रीज है जहां पर रिलीजन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वो खुद को सेकुलर मानते हैं, लेकिन वहां पर भी रिलीजन का इन्फ्लुएंस हम आज भी देखते हैं। वहां पर लोग घर में रिलीजन का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आप किस तरीके से बिहेव करोगे वो आपके बिलीफ सिस्टम या फिर नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर जो स्टीवन ल्यूक्स का कॉन्सेप्ट है इसको हम दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। इसका दो मेन पर्सपेक्टिव है। एक है जो पावर एक्सरसाइज करता है, जो भी इंसान के पास पावर होता है, जो वो जब पावर एक्सरसाइज करता है उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव होते हैं, यानी कि वो जिस तरीके से चाहे वो अपने हिसाब से चेंज करके पावर को यूज कर सकता है। और दूसरे जो पर्सपेक्टिव है वहां पर जो भी इंसान के ऊपर पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है उसके पास भी कुछ पावर होगा कि वो डिफरेंटली एक्ट कर सकेगा, यानी कि वो सारी चीजों को नहीं मानकर उसके ऑपोजिट में भी एक्ट कर सकेगा। यानी कि यहां पर दो ग्रुप है, एक है जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से एक्ट करेंगे, और जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है वो भी डिफरेंटली एक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं कि कोई भी जगह पर अगर कोई कानून आए, जैसे हमने कृषि बिल की बात हमारे इंडिया में हम देखे हैं कि जो खेती के रूल्स है उनमें बहुत सारे बदलाव लाए गए थे, मंडी में बदलाव लाए गए थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो किसान लोग हैं पंजाब हरियाणा में वो लोग रिवॉल्ट करते हैं, वो लोग इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं उनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पावर है कि वो लोग बात मानेंगे या फिर कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता चूज करेंगे। तो यहां पर इस वजह से हम सोसाइटी में अलग अलग सोशल मूवमेंट्स देखते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्टीवन ल्यूक्स का जो थ्योरी है ये बहुत हद तक हमारे सोसाइटी में प्रैक्टिकल है। अब यहां पर स्टीवन ल्यूक्स एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। उन्होंने दो केस की बात की है। एक है जहां पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से कुछ वर्कर्स को एक एम्प्लॉय निकाल दे रहा है, यानी कि उसको वो एम्प्लॉय जरूरत नहीं है, वो उसको निकाल दे रहे हैं। और दूसरा केस है जहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जाकर एक कंपनी को बंद कर दे रहा है क्योंकि वहां पर वर्कर को निकाला जा रहा है। अब ये जो दोनों केस है, दो केस आप लोग थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट केस में जो भी मालिक है या फिर जो भी एम्प्लॉयर है वो कंपनी से लोगों को निकाल रहा है, यहां पर हम देखते हैं डायरेक्ट सिंपल एक्सरसाइज ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जो सेकंड केस है यहां पर सिंपल एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है, यहां पर
क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। इस वजह से उसको कंपनी को बंद करना पड़ा और कंपनी को बंद करने के वजह से वहां पर जो वर्कर्स है उनको निकालना पड़ा। यानी कि यहाँ पर एक अलग तरीके का एक्सरसाइज ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। तो पहले जो केस है वहां पर सिंपल एक्सरसाइज ऑफ पावर है और दूसरे में उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था। इस वजह से वो इस तरीके से उसको एक्ट करना पड़ा, उसको फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। तो ये दो केसेस से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक इंसान अपने हिसाब से बिहेव कर सकता है, उसके पास ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो ऑल्टरनेटिव को यूज कर सकता है, या फिर बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि उसके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है, उसको उसी तरीके से एक्ट करना पड़ता है। ये जो स्टीवन लुक्स का थ्योरी है, ये थ्योरी हमारे सोशल लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। हमारा जो सोसाइटी में पावर और स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए ये बहुत एक सिंपल टॉपिक है या फिर सिंपल थ्योरी है, जिसके द्वारा हम हमारे आसपास के जो पॉसिबिलिटीज है उसको देख सकते हैं। हम किस तरीके से चॉइसेस करते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजीज है, ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। यानी कि लोगों के पास कुछ लिमिट्स होते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि उनको उसी तरीके से बिहेव करना पड़ता है। तो स्टीवन लुइस का जो थ्योरी है ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक थ्योरी है। अब स्टीवन लुइस 3 डायमेंशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। उनका एक बहुत ही पॉपुलर बुक है पावर ए रेडिकल व्यू। यहां पर वो पावर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां पर बेसिकली 3 डायमेंशंस ऑफ पावर है, 3 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम पावर यूज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर और आइडियोलॉजिकल पावर। डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो पावर का यूज करते हैं, खासकर जब पॉलिटिकल एक्शन में कोई भी एक डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन मेकिंग पावर का यूज कर ही किया जाता है। दूसरा जो पावर है वो है नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। अब इस चीज को थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। नॉन डिसीजन मेकिंग पावर हमें कोई एक एजेंडा सेट करने में मदद करता है। जैसे बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं कि कोई भी एक पॉलिसीज लाने के लिए, लेकिन यहां पर जो पॉलिसीज को रोकने के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, वो अगर डिबेट करते हैं या फिर कोई डिस्कशन में भाग लेते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं, तब उसको हम कहते हैं नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि जो डिसीजन करने की बात हो रही थी उसको रोक देना, ये नॉन डिसीजन मेकिंग पावर है। तीसरा जो पावर है वो है आइडियोलॉजिकल पावर। आइडियोलॉजिकल पावर में कोई भी एक आइडियोलॉजी को सेट कर दिया जाता है और इसके हिसाब से ही लोग बिहेव करते हैं। यहां पर जैसे हमने आईफोन का एग्जाम्पल लिया था, आईफोन एक ऐसा सिंबल बना दी गई है हमारी सोसाइटी में। अगर किसी के पास आईफोन है तो वो रिच है और आईफोन जो है वो बाकी सारे मोबाइल फोन से बेटर है। लेकिन यहां पर आइडियोलॉजी एक सेट करने की वजह से लोग ज्यादातर आईफोन खरीदना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। अब ये जो चेंज है ये एक आइडियोलॉजिकल पावर है, लोग अपना आइडियोलॉजिकल पावर यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी एक अगर लीडर होगा वो अपना आइडियोलॉजी जिस तरीके से बताएगा बाकी सारे लोग उसी को ही फॉलो करेंगे। जैसे इंडिया में जब गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, उनके टाइम पीरियड में जो भी उनके फॉलोअर्स थे वो सारे नॉन वायलेंस के पथ पर ही चलते थे। तो ये होता है आइडियोलॉजिकल पावर। अब यहां पर हमने स्टीवन लुक्स का जो थ्योरी है उसको हमने समझने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं एंथोनी गिडेंस का थ्योरी। एंथोनी गिडेंस पावर को डिपेंडेंसी और डोमिनेशन की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उनके हिसाब से पावर डिपेंडेंसी और पावर डोमिनेशन है, ये दोनों चीजों के हिसाब से वो पावर को समझते हैं। एंथोनी गिडेन पावर को दो हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। एक वो पावर है जो है पावर इन द ब्रॉड सेंस, जिसको हम डोमिनेशन कहते हैं, और दूसरा जो पावर है वो है पावर इन द नैरो सेंस, जिसको डिपेंडेंसी भी कहा जा सकता है। अब पावर इन द ब्रॉड सेंस यानी कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी की बात की जा रही है। जब कोई एक इंसान
अपना पावर को डायरेक्टली यूज कर सकता है, तब इसको पावर इन ब्रॉड सेंस कहा जाता है। इसके द्वारा वो अपना कैपेसिटी को यूज करेगा, अपना कैपेसिटी के यूज करके जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या फिर जो लोगों का थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करेगा। इसको हम डायरेक्टली डोमिनेशन कह सकते हैं। और दूसरे तरीके का जो पावर है वो है पावर इन द नैरो सेंस। पावर इन द नैरो सेंस बेसिकली रिलेशनल एक पावर की बात करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है इसमें जो पावर का इंपोज किया जाता है, इसमें जो पावर दिखाई देता है वो है रिलेशनल पावर या फिर पावर इन द नैरो सेंस। अब इसको हम डिपेंडेंसी भी कहते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान पर डिपेंड होता है और उनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कोई एक अगर सोशल मूवमेंट होगा तो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पर पावर रिलेशनल है। सिर्फ अगर एक इंसान आगे बढ़ेगा, अगर एक इंसान सोशल मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ग्रुप का एक इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो पावर है ये पावर इन द नैरो सेंस है, जहां पर डिपेंडेंसी की बात की जाती है, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब जब पावर इन द ब्रॉड सेंस की हम बात करेंगे, ये बेसिकली एक कैपेबिलिटी है एक इंडिविजुअल का जो डायरेक्टली कोई आउटकम ला सकता है। लेकिन जब हम पावर इन द नैरो सेंस की बात करते हैं, यहां पर एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर डिसीजन लेते हैं। अब यहां पर हमने जो भी चीजें समझी है, इससे हमें यह पता लग रहा है कि एंथोनी गिडेन ने पावर का एक अलग व्यू दिया है। उनके हिसाब से पावर जो है ये हर वक्त ऑप्रेसिव नहीं है, यानी कि ये हमें लोगों को ऑप्रेस नहीं करता है। सिर्फ जैसे हम कार्ल मार्क्स में के केस में देखते हैं कि पावर ऑप्रेसिव है, लेकिन एंथोनी गिडेन कहते हैं कि पावर इज नॉट ऑलवेज ऑप्रेसिव। यहाँ पर पावर अच्छाई के लिए भी यूज की जा सकती है या फिर ऑप्रेस करने के लिए भी यूज की जा सकती है। ये डायरेक्टली हर बार ये ऑप्रेसिव नहीं है। कुछ लोग अपना पावर का यूज करके अपना सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिशेल फोको का कॉन्सेप्ट। मिशेल फोको का जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अब मिशेल फोको पावर एंड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। बाकी जो थ्योरिस्ट है अभी तक हमने पढ़ा है वहां पर किसी ने भी नॉलेज के बारे में बात नहीं की है, लेकिन मिशेल फोको नॉलेज के बारे में बात करते हैं। वो पावर को नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं। मिशेल फोको का जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। उनके हिसाब से ये जो नॉलेज क्रिएट होता है या फिर एक्सरसाइज की जाती है वो सारी चीजें पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मिशेल फोको कहते हैं कि पावर इज नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है वो ही हमारा पावर है और ये पावर हमें हर जगह पर देखने को मिलता है। हमारी सोसाइटी में हर जगह पर ये पावर हमें देखने को मिलता है। अभी तक हमने जो भी पावर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखा है वहां पर पावर को एक ऑपरेशन की तरह देखा जाता है, लेकिन मिशेल फोको पावर को एक अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर है इसको वो अलग में रखकर एक अलग व्यू पॉइंट देते हैं। अब यहाँ पर मिशेल फोको पावर और नॉलेज को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में अलग डिपेंडेंसी है। फोको के हिसाब से जो पावर है, पावर जेनरेट्स नॉलेज एंड नॉलेज रीइंफोर्सेस पावर, यानी कि पावर नॉलेज को जेनरेट करता है। जिस तरीके का पावर एक जगह पर होगा उस तरीके का नॉलेज हमें क्रिएट करने में हम देखते हैं। और दूसरी तरफ इसका ही ऑल्टरनेटिव है, यानी कि नॉलेज रीइंफोर्सेस पावर। यहां पर नॉलेज जिस तरीके का फॉर्म होगा उस तरीके का पावर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो पावर और नॉलेज है ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। नॉलेज और पावर, नॉलेज बेस जिस तरीके से बनेगा पावर स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से का चलेगा। फोको के हिसाब से, मिशेल फोको के हिसाब से हमारा जो नॉलेज है, सारे नॉलेज क्रिएट की जाती है हमारा पावर रिलेशन के फ्रेमवर्क में। यानी कि पावर स्ट्रक्चर हमें जिस तरीके का बातें बताएगी उसी तरीके का नॉलेज क्रिएट होगा। जैसे हम अगर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल लगभग सेम है। दोनों को एक ही तरीके से, एक ही
तरीके से वो लोग मूवमेंट करने के वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन आप लोग देखोगे कि जो बुक्स है, खासकर हिस्ट्री का बुक है, वहां पर इंडिपेंडेंस को लेकर अलग तरीके का ही लिखावट आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में एक डिफरेंट तरीके की हिस्ट्री बनाई गई है और पाकिस्तान में एक अलग तरीके का हिस्ट्री बनाई गई है। यहां पर अपने जो आइडियोलॉजी है, कंट्री का जो आइडियोलॉजी है, उसको सेट करने के लिए हिस्ट्री को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि यहां पर नॉलेज को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि नॉलेज पावर रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो मिशेल फोको का कहना है कि नॉलेज पावर को क्रिएट करता है और पावर रिलेशन के जरिए ही हम नॉलेज को समझ सकते हैं, यह बिल्कुल एक सही एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। अब मिशेल फोको पावर और नॉलेज को तो समझते हैं, उन्होंने पावर एंड नॉलेज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। इस वजह से वो इन दोनों टर्म को एक साथ मिलाकर सोचते हैं। वो पावर स्लैश नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ये टर्म को मिशेल फोको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हम हमारे अपने सुविधा के लिए हम इसको पावर एंड नॉलेज कहते हैं। लेकिन ये जो टर्म है एग्जैक्टली इस तरीके से दिखता है और इस तरीके का टर्म को मिशेल फोको ने यूज किया था। अब देखते हैं डिस्कोर्स के बारे में मिशेल फोको क्या कहते हैं। अब डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा व्यू है कि एक टाइम पीरियड पर, एक हिस्टोरिकल मोमेंट में कोई भी एक कंट्री या फिर कोई भी एक सोसाइटी में जिस तरीके का बातें चल रही होती है, जिस तरीके का ट्रूथ एंड नॉलेज के बारे में बातें चल रही होती है, उसको हम अमूमन कहते हैं डिस्कोर्स। जैसे एकदम पुराने जमाने की बात करें, अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो वहां पर माना जाता है कि जो सूरज है वो हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि हमारा अर्थ के आसपास सन घूमता है। लेकिन ये हम बाद में जाकर देखते हैं कि ये गलत है, लेकिन उस टाइम पर उस चीज को माना जाता था और उसी के हिसाब से, उसी के रिगार्डिंग चीजों को समझा जाता था। तो आज के टाइम पर भी चीजें बदल गई है, तो यहाँ पर डिस्कोर्स थोड़ा अलग है। यहाँ पर डिस्कोर्स का मतलब होता है कि किसी भी एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पर कौन सी चीज को ट्रूथ और नॉलेज माना जाता था, कौन सी चीजों के बारे में वहां पर बातचीत होती थी। अब डिस्कोर्स हमारे सोसाइटी को समझने के लिए, नॉलेज स्ट्रक्चर को समझने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिस्कोर्स के जरिए किस तरीके का बातचीत हो रही है सोसाइटी में, उसके जरिए हमारा नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड की जाती है। सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, कौन सा चीज सही है या फिर कौन सा चीज गलत है, वो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से डिसाइड की जाती थी। लोगों का जो बिहेवियर है, बिलीफ सिस्टम है, वो सारे चीजें नॉर्म्स के द्वारा रेगुलेटेड है और ये नॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है डिस्कोर्स के द्वारा। हम इसको थोड़ा कॉन्टेम्पररी, आजकल के वक्त पे जो डिस्कोर्स चल रहा है उसके द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 10-15 साल पहले जो मोबाइल फोन था वो इतना सही ढंग से यूज नहीं हो पा रहा था, या फिर मोबाइल फोन को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उस टाइम पर आप लोग देखोगे कि जो मोबाइल फोन है उसको इंस्टीट्यूशन में अलाउ नहीं किया जाता था, कि कोई भी एक बच्चा मोबाइल फोन नहीं पकड़ सकता है, इस तरीके का बातचीत होती थी। तो वहां पर मोबाइल फोन को एक नेगेटिव व्यू से देखा जाता था कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। लेकिन आज के वक्त पे हम क्या देखते हैं कि मोबाइल फोन हर किसी बच्चे के हाथ में है, पढ़ाई लिखाई सारे चीजें आजकल मोबाइल फोन के जरिए ही होता है। तो यहां पर उस वक्त का जो डिस्कोर्स था, लगभग 10-15 साल पहले का जो डिस्कोर्स था, वहां पर मोबाइल को गलत माना जाता था, तो लोगों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाता था, जो बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन नहीं पकड़ाया जाता था। तो ये सारे उस वक्त पे सही और गलत की बात हम कर रहे हैं। उस वक्त पे मोबाइल फोन, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन गलत था, वहां पर उस चीज का, उस तरीके का ट्रूथ को माना जाता था। लेकिन आज के वक्त में वो बदल गया है। हमारा नॉलेज के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो डिस्कोर्स है वो भी बदलता जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम, बिहेवियर भी बदलता जाता है। अब इसके रिगार्डिंग, डिस्कोर्स के रिगार्डिंग या फिर नॉलेज और पावर के रिगार्डिंग मिशेल फोको ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की है। पहला तो वो बात करते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की, बाद में आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से शिफ्ट होकर वो जेनियोलॉजी ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। अब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है?
मिशेल फोको के हिसाब से जो हमारा नॉलेज है वो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से तैयार होता है, यानी कि हिस्टोरी में किस तरीके का चीजें बताई गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नॉलेज किस तरीके का होगा, हमारा रूल क्या होगा, यूनिक रूल क्या होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करता है हमारे नॉलेज के। हमारा जो हिस्टोरिकल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है। इसको ही आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाता है, यानी कि नॉलेज हमारे हिस्टोरिकल पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। हिस्टोरिकली हम किस तरीके से नॉलेज को मानते थे और वो किस तरीके से अलग अलग स्टेप्स में बदली है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है उससे शिफ्ट होके मिशेल फोको जीनियोलॉजी ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। अब जीनियोलॉजी ऑफ पावर में यह कहा जाता है कि यहां पर जो भी पावर क्रिएट होते हैं वो जीन के जैसे आगे बढ़ते रहते हैं। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जीनियोलॉजी में फोकस किया जाता है कि ये जो पावर क्रिएट हो रहे हैं ये हमारे सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस में हमें ऑपरेट होते हुए देखते हैं। यानी कि यहाँ पर चीजें जो है सोशल इंस्टीट्यूशन में हम बिहेव करते हैं और ये वक्त के साथ साथ बदलता जाता है। जैसे हम हमारी ह्यूमन लाइन की अगर बात करें, हमें हमारे वंश की अगर बात करें, पूर्वज की बात करें, तो जीन की तरह अलग अलग जीन्स, उनका जो जीन है वो बाद में ट्रांसमिट होते होते आज तक हम तक आकर पहुंची है। ये बेसिकली एक जीनियोलॉजी है, जीनियोलॉजी ऑफ लाइफ या फिर हमारा जो जनरेशन है इसको हम कह सकते हैं। इसी तरीके से पावर जो है वो भी जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होकर आगे बढ़ती रहती है। यानी कि हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बना है, ये सारे चीजें हमारे पूर्वज जिस तरीके से मानते थे उसी लगभग उसी तरीके से हम आज भी मानते हैं। हमारा नॉर्म्स प्रैक्टिसेस वो भी पुराने जमाने की है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें, आप लोग देखोगे कि हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन जो भी रिलीजन है, सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, हर कोई अपने पुराने जमाने में जो सारे प्रैक्टिसेस है उसको ही आज भी प्रैक्टिस कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो जीनियोलॉजी ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। पावर वक्त के साथ साथ वो जीन की तरह अलग अलग स्टेजेस में आती जाती है और हमारी आज तक ट्रांसमिट होती है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड जीनियोलॉजी ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा जाता है कि हमारा नॉलेज जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड में बंद है, कैद है। हिस्टोरिकली चीजें उस जगह पर हमें अलग तरीके का नॉलेज देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में हमें अलग अलग तरीके का नॉलेज देखने को मिलता है। लेकिन जीनियोलॉजी ऑफ पावर कहता है ऐसा नहीं है, अलग अलग पीरियड में हमें अलग अलग नॉलेज नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नॉलेज है वो पुराने जमाने से ट्रांसमिट होकर हमारे आज के जमाने में आकर पहुंचता है। तो यहाँ पर जो पावर है वो भी इसी तरीके से पहुंचता है, नॉलेज भी हमारा पुराने जमाने से आज के जमाने तक एक ट्रांसमिट होकर पहुंचती है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, ये सारे चीजें हम पुराने जमाने से ही एडॉप्ट करते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स है, आप लोग नोट्स वगैरह देख सकते हो, आपको चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम मिशेल फोको की बात करें, उनका पावर का कॉन्सेप्ट है, इसको हम 3 हेडिंग्स के अंडर में समराइज कर सकते हैं। मिशेल फोको के हिसाब से पावर प्रोडक्टिव है, यानी कि पावर के जरिए हम चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर डिस्कोर्स एंड नॉलेज, हमारे डिस्कोर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा नॉलेज किस तरीके का होगा और नॉलेज टाइम टू टाइम बदलता जाता है। फिर जो पॉइंट है वो है पावर एज यूबिक्यूटस एंड रिलेशनल, यानी कि पावर एक दूसरे के साथ मिलाकर हम समझ सकते हैं। जो पावर है वो थ्रू आउट जो सोसाइटी है ये वहां पर प्रेजेंट रहता है और एक दूसरे के रिलेशन में हम इस पावर को समझ सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर किस तरीके का पावर इंपोज होता है, इसके रिलेशन के द्वारा भी हम पावर को समझ सकते हैं। अब मिशेल फोको ने पावर के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, पावर और नॉलेज को रिलेट करने की उन्होंने कोशिश की है। अब यहां पर मिशेल फोको 3 तरीके का पावर की बात करते हैं। मिशेल फोको के हिसाब से हमारे सोसाइटी में 3 तरीके का पावर हमें देखने को मिलता है, सोवेरियन पावर, डिसिप्लिनरी पावर और बायो पावर। सोवेरियन
पावर हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पावर है, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी रहता है। यहाँ पर फिजिकल पनिशमेंट और रिवार्ड के जरिए हम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि अगर किसी ने गलत किया तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और अगर किसी ने सही किया तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। ये हमारा पुराने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पावर है। लेकिन बाद में जो मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरीके का पावर हम देखते हैं वो है डिसिप्लिनरी पावर। आजकल के टाइम पर जो पावर हम देखते हैं वो है डिसिप्लिनरी पावर। हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। यहाँ पर सर्वेलियंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि लोगों के ऊपर नजरदारी करना, लोगों को देखरेख करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। इस सर्वेलेंस के द्वारा आजकल लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जा रही है। और जो थर्ड टाइप ऑफ पावर है वो है बायो पावर। बायो पावर हमें जिंदा रखने में मदद करता है। यहां पर लोगों का जो लाइफ है वो लाइफ से लेकर डेथ तक जो पावर उसके अंदर रहता है उसको हम नॉर्मली बायो पावर कहते हैं, यानी कि लोगों का जिंदा रहने की जो क्षमता है वो ही नॉर्मली बायो पावर है। अब यहां पर हमने आज के क्लास में पावर के रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज को डिस्कस की है। अब इसको थोड़ा हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। पहला जो थ्योरी था वो था मैक्स वेबर के थ्योरी। मैक्स वेबर पावर और डोमिनेशन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से पावर अलग है, एक जनरल कॉन्सेप्ट था, और डोमिनेशन जो है वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक अलग तरीके का दो चीजों के बीच में मैक्स वेबर डिफरेंशिएट करते हैं। फिर कार्ल मार्क्स जो है वो क्लासेस के बारे में बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, और दो ग्रुप के बीच में पावर को लेकर क्लास स्ट्रगल के ऊपर कार्ल मार्क्स फोकस करते हैं। फिर हमने देखा है रॉबर्ट मिशेल का कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं, जहां पर वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी जो है वो हमारे सोसाइटी में रियल डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ओलिगार्की देखने को मिलेगा, जहां पर सोसाइटी में कुछ ग्रुप के कुछ लोगों के पास ही सिर्फ पावर रहेगी। ये कितना भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्यों ना हो, वो एक वक्त पर ओलिगार्की बन जाएगा, जिस वजह से वो इसको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहते हैं, जहां पर ओलिगार्की हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर जो थ्योरी है वो है स्टीवन ल्यूक्स का, जो पावर एंड ह्यूमन एजेंसी के बारे में बात करते हैं। यहां पर स्टीवन ल्यूक्स का कहना है कि पावर ह्यूमन एजेंट में कैद है और इंसान अपने हिसाब से बिहेव कर सकते हैं। उसको जितना भी पावर उनके ऊपर इंपोज क्या क्यों ना जाए, वो अपने हिसाब से ऑल्टरनेटिव ढूंढ के बिहेव कर सकता है। फिर देखते हैं हम एंथनी गिडेन। एंथनी गिडेन पावर को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है डोमिनेशन, दूसरा है डिपेंडेंसी, जहां पर हम पावर इन ब्रॉड सेंस और पावर इन नैरो सेंस की बात करते हैं। यहां पर दोनों को वो अलग तरीके से देखते हैं। फिर हम देखते हैं मिशेल फोको का कॉन्सेप्ट, जहां पर वो पावर एंड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। यहां पर नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जीनियोलॉजी ऑफ पावर, हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस, ये सारी चीजों के बारे में मिशेल फोको बात करते हैं, जहां पर उनका एक अलग व्यू पॉइंट है कि नॉलेज के द्वारा हमारा पावर स्ट्रक्चर शेप किए जा सकते हैं, और ऑपोजिट में जो पावर है वो भी हमारे नॉलेज स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो पावर और नॉलेज दोनों इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर हमने ये सारे थ्योरीज को आज देखा है। एलाइट थ्योरीज ऑफ पावर जो है, यहां पर हम विल्फ्रेडो पेरेटो, सी राइट मिल्स जैसे थ्योरीज देखते हैं। उनका क्लास मैंने ऑलरेडी पहले करा के रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट क्लास में जो पावर एलिट और वेटो ग्रुप्स है उसके बीच में डिफरेंशिएशन का एक क्लास लाने वाला हूं, जो पावर को समझने में आपको और भी ज्यादा मदद करेगा। तो आज का क्लास मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहां पर जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है, थ्योरीज ऑफ पावर का पीडीएफ है, वो मिलने वाला है। ये जो क्लास है ये इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपीएससी और यूजीसी नेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही खत्म करता हूं। अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।